सो अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के सब क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आज देखने वाले क्वेश्चन नंबर 17th। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 17 की। सो क्वेश्चन 17, मन और मोहन दो पार्टनर हैं। दो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास 1:1 गिवन है। दोनों पार्टनर का ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन है। आपको फाइनल अकाउंट क्रिएट करना है। सो आपके पास ट्रायल बैलेंस है एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट्स है। यू हैव टू कमेंट डाउन कि कितनी एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर है, और साथ में ये वीडियो कंप्लीट होते होते आपको कौन सी एडजस्टमेंट सबसे डिफिकल्ट लगी और कौन सी सबसे इजी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट से। तो यहाँ पे गिवन है द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। देखो स्टॉक का आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है 80,000 का। इसके रिलेटेड एक शॉर्ट आपके लिए स्पेशली अपलोड किया था। इसमें क्लोजिंग एंट्री थी, वो क्लोजिंग एंट्री कैसे अपन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं वो आपको मैं समझाया था। एक बार वो भी ज़रूर देख लेना। पहला क्वेश्चन, पहला एडजस्टमेंट वही है। क्लोजिंग स्टॉक का आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और यहाँ पे बोला है कि मार्केट वैल्यू उसकी 10% ज़्यादा है, मतलब 80,000 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जब स्टॉक की बात आती है तो हमें कोई ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी होती नहीं है। तो यहाँ पे मोर वाला वैल्यू जो है 10% वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना हो जाएगा, 80,000 ही रहेगा, उसमें कोई अपडेशन नहीं होगा। बिल्कुल अगर माइनस में वैल्यू जाती है, इट मीन्स दैट माइनस में मतलब इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होती, लेस होती, तो हम उसको कैलकुलेट करते और फिर उसको हम एंट्री करते। यहाँ पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टॉक का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक के 80,000 रुपीज़। अब यही सेम चीज़ आ जाएगा कहाँ पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखते हैं अपन, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 80,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। आपको डेप्रिसिएशन देना है कितना, 10% देना है डेप्रिसिएशन मशीन्स पे एंड बिल्डिंग्स पे। पहले मशीन अकाउंट देख लेते हैं कितना है। तो देखो मशीन का यहाँ पे दो एंट्री है। पहला तो मशीन है आपके पास 1,50,000 का, और दूसरा मशीन परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीन जो 1/4/16, कौन सी डेट को परचेज किया है, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर। तो बहुत ईजी हो जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन ये डेट अगर मिड ईयर में होता, कोई बीच में बीच साल में कोई डेट होता, साल के अंदर में कोई डेट होता, जैसे अक्टूबर या सितंबर या कोई और, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उसमें उसके अकॉर्डिंग वो मंथ जितने हमारे परचेस के बाद के यूज़ होंगे मशीन के लिए वही हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद आ जाए। तो यहाँ पे अपने पास मशीन का टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,50,000 प्लस 40,000, दैट विल बी 1,90,000। तो मशीन लिख देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, मशीनरी 1,50,000 प्लस आपका परचेज था जो 40,000 था, प्लस टोटल करके आ जाएगा 1,90,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट बोला है, 10% बोला, तो 19,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और बाहर वैल्यू आ जाएगी 171,000 1,71,000 कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना डेप्रिसिएशन हो गया मशीन्स पे। अब अपने पास डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर लगाना है। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, तो 10% ही बोला था। तो पहले बिल्डिंग का देख लेते हैं कितना है। अपने पास बिल्डिंग की वैल्यू है 2,50,000। 2,50,000 लिख लेते हैं पहले बैलेंस शीट के अंदर, बिल्डिंग 2,50,000। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10%, तो हो जाएगा 25,000। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,50,000 में से 25 हट गया तो हो जाएगा 2,25,000। ये हो गया अपना बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कंप्लीट। अब दोनों का डेप्रिसिएशन कहाँ लिख देंगे, तो पी एन एल अकाउंट के अंदर मेंशन कर देंगे। किस साइड मेंशन करते हैं, तो भाई मेंशन करते हैं अपन डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस होता है। सो डेप्रिसिएशन
बिल्डिंग का एंड मशीन का। बिल्डिंग का है 25,000 और मशीन का है 19,000। दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 25,000 प्लस 20,000 करें तो 45 होता है, लेकिन उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 44,000। चलो इतना हुआ क्लियर। सो ये एडजस्टमेंट भी होती है कंप्लीट। हाँ, अब देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। सो डेटर्स ऑफ 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट। कितने के डेटर इंसॉल्वेंट हो गए? 10,000 के, और 50% अमाउंट रिसीव होने वाला है, ऐसा बोला है। तो चलो पहले अपन यहाँ पे डेटर्स कितने वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो डेटर्स का नाम कस्टमर्स एंड सप्लायर्स लिखा हुआ है, तो अपने पास डेटर्स है 25,000 का, जिसका नाम कस्टमर लिखा था। तो डेटर्स को लिख लेते हैं पहले अपन। डेटर्स है आपके 25,000 के, इसमें से आपके ऑलरेडी कुछ डेटर्स है वो इंसॉल्वेंट हो गए जो है 10,000 के। लेकिन इसके नीचे वाली एंट्री अगर लास्ट एंट्री देखे, बैलेंस एडजस्टमेंट के लास्ट नंबर के 5th नंबर की एंट्री, तो यहाँ लिखा है गुड्स ऑफ 2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न की एंट्री बाकी है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा पहले। सेल्स रिटर्न होता है तो अपने बैड डेट्स कम होते हैं, सॉरी बैड डेट्स नहीं, डेटर्स कम होते हैं, माई मिस्टेक। वापस बता रहा हूँ, अगर सेल्स रिटर्न होता है तो आपके डेटर्स कम हो जाते हैं। तो सेल्स रिटर्न आपका 2,000 का हुआ तो आपके डेटर्स कम हो जाएंगे 2,000 से। तो डेटर्स में पहले 2,000 वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न का एंट्री जो है 2,000 का, वैल्यू बच जाएगा अपने पास 23,000 का। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो। यही सेम एंट्री सेल्स रिटर्न के पहले कर लेते हैं, कहाँ आएगी? परचेस और सेल्स का जो एंट्री होगा उसके साथ। तो यहाँ पे परचेस सेल का एंट्री भी कर लेते हैं। तो आपके पास परचेस 80,000 है और सेल है आपके पास 1,20,000। तो आपके पास यहाँ पे लिख देंगे बाय सेल्स अकाउंट 1,20,000, और यहाँ पे 2 परचेस लिखना था। हाँ, 2 परचेस अकाउंट, ये था अपने पास 80,000। अब इसके ऊपर क्या बोला हुआ है, तो ये पर कंफर्म कर लेते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट सेव है। अब इसके ऊपर आपका सेल्स रिटर्न हुआ है, तो देखो परचेस लिखा है ना, उसके नीचे सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट में आएगा। क्यों? बिकॉज सेल्स जहाँ होता है उसके अगेंस्ट सेल्स रिटर्न आता है। और दूसरा ऑप्शन है कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप माइनस कर दो, चॉइस आपकी है, जैसे करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स रिटर्न 2,000। चलो ये हो गया खत्म। तो लास्ट वाली एडजस्टमेंट अपनी क्लियर हो गई है। अब उसके ऊपर आते हैं वापस 3rd नंबर पे कि 10,000 के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए। तो देखो 23,000 में से 10,000 तो क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए। तो 10,000 इंसॉल्वेंट हो गए, तो अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो 23,000 अपने पास थे, उसमें से 10,000 क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। तो अपने पास वैल्यू कितनी बच गई? 13,000 की। ये 13,000 के डेटर्स के ऊपर आपको 5%, सॉरी, हाँ सब सही है ना। 13,000 के ऊपर आपको 5% क्या देना है? BDR देना है। मतलब 13,000 का 5% अगर करे तो कितना आ जाएगा? 650 रुपीज़। ये 650 आपका हो जाएगा BDR, BRD नहीं, BDR। तो ये आपको क्लियर हो कि डेटर्स जितना भी आपका है उसमें से पूरा बैड डेट आप माइनस करोगे। अब लिखने के लिए देखो कैसे लिखेंगे, वो आपको समझा रहा हूँ। बैड डेट्स आपके पूरे के पूरे 10,000 थे, वो पूरे माइनस इधर करके हमने कैलकुलेट कर दिया। बट जब लिखेंगे तब ध्यान देना, इसमें जितना अमाउंट रिसीव होने वाला है वो माइनस करके अपन लिखेंगे। तो अमाउंट रिसीव कितना होगा? 5,000 बैड डेट तो रिसीव भी हो रहे वापस से। तो इन शॉर्ट 10,000 डेटर्स में से 5,000 तो मिलने वाले, तो 10,000 में से 5 मिलेंगे, तो सिर्फ हुए कितने बैड डेट? सिर्फ 10,000 में से 5,000 बैड डेट्स क्या हुए? कंप्लीटली अपने को नहीं मिलेंगे, ऐसे हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो यहाँ पे माइनस बैड डेट अगर मैं कैलकुलेट करूँ एडजस्टमेंट का, वो सिर्फ कितना होगा? 5,000 होगा। इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास, चलो इसको माइनस भी नहीं कर, इसके बाद अपन BDR भी माइनस कर देते हैं इधर, BDR भी एडजस्टमेंट का। लेकिन ये कौन सा BDR होगा? ये वही होगा जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया 650 रुपीज़, जिसको मैंने 10,000 पे कैलकुलेट किया था, 5,000 पे नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 23 में से अगर 5,000 गया तो हुआ 18,000, 18,000 में से 600 गए तो 17,400 और 17,400 और 17,350। सो ये आया 17,350। ठीक है।
अब ये हुआ अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लियर। इसका हाँ दूसरा इफेक्ट बाकी है, पहले वो कंप्लीट कर लेते हैं। P&L अकाउंट के अंदर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, BD ऑफ ट्रायल बैलेंस, BD ऑफ एडजस्टमेंट, BDR ऑफ एडजस्टमेंट एंड BDR ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो अपने पास है वो लिख देंगे, बाकी को जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं BD ट्रायल बैलेंस का, BD एडजस्टमेंट का, BDR ट्रायल एडजस्टमेंट का एंड लास्ट BDR ट्रायल बैलेंस का। ये सब चीज़ें प्लस होने वाली है, सिर्फ लास्ट वाला माइनस होगा। सो अपने पास ट्रायल बैलेंस में कुछ बैड डेट्स है या नहीं पहले देख लेते हैं। चलो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स नहीं है, हमको डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स लेने जो 5000 होंगे, ये जीरो है अमाउंट। BDR अपना 650 हो गया, ट्रायल बैलेंस में BDR भी नहीं गिवन है, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5650 रुपीज़। ये अपना हो गया एडजस्टमेंट वाला एंट्री खत्म। नाउ नेक्स्ट इसके बाद वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट हुई खत्म, अब फोर्थ की बारी। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पे 10% आपको क्या है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पहले बैंक ओडी कितना है वो देख लेते हैं। तो देखो बैंक लिखा होगा अपने पास, कैश एंड बैंक या कुछ ऐसा मेंशन किया होना चाहिए, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये अपने पास जो है यहाँ पे, अगर आपने ट्रायल बैलेंस वाला वो शॉर्ट जो मैंने छोटा सा डाला था अगर वो देख लिया होता तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपको पता होगा कौन सा होगा इसमें से, क्योंकि कैश अकाउंट आपका एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है, बट बैंक में ओडी भी आता है तो लायबिलिटी भी बन जाता है। तो यहाँ पे एसेट किससे हमेशा होते हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिखे होते हैं सब एसेट्स। तो एसेट्स अपने पास हो गए कैश वाला 20,700। तो ये बैंक ओडी हो गया आपका, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट जो है 3000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपन लिख लेते हैं पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट 3000। इसके ऊपर अपन को इंटरेस्ट पे करना है जो आउटस्टैंडिंग है, जो कितना परसेंट बोला, 10% बोला, तो हो जाएगा 300। टोटल आ गया 3300। चलो ये हुआ क्लियर। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी अपना हो गया कंप्लीट। ना अपन ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज देख लेते हैं। इसका एक एंट्री बाकी है, इंटरेस्ट का एंट्री कहाँ जाएगा, तो P&L अकाउंट के अंदर भी जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट जो है 300 रुपीज़। ये 300 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो हमें पे करना है वो लिख दिया यहाँ पे P&L अकाउंट के डेबिट साइड। अब ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज अपन देख लेते हैं। सो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स बाकी है। तो कैपिटल्स तो देखो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाया है, तो करंट अकाउंट में कैपिटल तो नहीं आया, तो कैपिटल डायरेक्ट अपन कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में लिख देते हैं। तो कैपिटल अपने पास है 2,80,000 और 2,20,000 मन एंड मोहन का। तो बैलेंस शीट के अंदर अपन कैपिटल अमाउंट लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट मनमोहन 2 लाख, अमाउंट भूल गए, 2,80,000 और 2,20,000, 2,80,000 2,20,000। ये हो गया 3 और 3 और 2 और 2, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, कितना हो गया 5 लाख। ये आपके पास 5 लाख रुपए यहाँ पे अच्छे से इसको मेंशन कर देते हैं। चलो 5 लाख आपके पास टोटल कैपिटल हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग बाकी है, तो ड्राइंग का मेंशन करेंगे, तो वो करंट अकाउंट के अंदर मेंशन कर देते हैं। मन का है 3,000 और 4,500 है मोहन का। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड ड्राइंग की एंट्री होती है, यहाँ पे है 3,000, यहाँ पे 4,500, यहाँ पे मन है और ये मोहन, मन मोहन। ठीक है, चलो ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट अपन को परचेस सेल का एंट्री हो गया है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गिवन है 7,000 का, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख लेते हैं 7,000 का, जो है खर्चा होता है, खर्चा P&L अकाउंट के अंदर आता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट 7,000। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। देन कैरियर आउटवर्ड आपके पास है कितना 850 का, ये भी आपका एक्सपेंस होता है, तो वहीं पे मेंशन कर देंगे।
कैरियज आउटवर्ड 150 था आई थिंक, राइट। तो ये भी सॉरी 850 नॉट 150, इट्स 850। चलो 850 का ये भी एंट्री खत्म। नाउ मशीन हो गया था, परचेस ऑफ मशीन अकाउंट हो गया था, बिल्डिंग हो गया था। ऑफिस सैलरी है अपने पास 15,000 की, तो ऑफिस सैलरी लिख देंगे, वो भी आपका होता है एक्सपेंस, तो सैलरी भी अपन लिख देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर जो है 15,000 की। सैलरी हुई खत्म। कस्टमर्स हो गए थे, सप्लायर्स बाकी थे। सप्लायर्स अपने पास 35,000 के, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, तो यहाँ मेंशन कर देंगे लायबिलिटी साइड इसको क्रेडिटर्स, जो कितने अमाउंट था इसका 35,000 का, तो लिख देंगे 35,000। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। और गुड्स रिटर्न आपके पास है, तो गुड्स रिटर्न आपके पास है, जिसका मतलब एक होगा परचेस रिटर्न, एक होगा सेल्स रिटर्न। देखो परचेस हमेशा होता है डेबिट में, तो परचेस रिटर्न हमेशा कहाँ होगा, क्रेडिट में, और सेल्स हमेशा होता है क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट में। तो 16,000 है वो सेल्स रिटर्न है, तो 16,000 का सेल्स रिटर्न लिख देते हैं। ऑलरेडी मैंने सेल्स रिटर्न 2,000 लिख दिया था, यहाँ पे 16,000 भी लिख दूँ अगर यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये एडजस्टमेंट का था और सेम लिख देता हूँ बाहर सेल्स रिटर्न। ऐसे मिस्टेक आप मत करना, 15 लिख देना, ठीक है। सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस का 16,000, और यहाँ पे हो जाएगा परचेस रिटर्न जो अपने पास कितना था 14,000 का था, तो वो अपन लिख देंगे यहाँ पे 14,000 बाहर। चलो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है, इसको हटा देते हैं, हाँ। नेक्स्ट आपके पास वेट चार्जेस है जो 450 रुपीज़ के हैं, तो ये भी कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएंगे, क्योंकि अपन ये परचेस करते वक्त जो चार्जेस लगता है वो है। तो वेट चार्जेस अपने पास है 450 रुपीज़ के, वो मेंशन कर दिया। लोन ऑफ मन ने लोन दी होगी इसको, फर्म को 10,000 की, तो ये तो लायबिलिटी में पहले मेंशन कर देंगे। तो भाई मन की लोन है 10,000 रुपये की। अब लोन होती है तो इंटरेस्ट भी तो बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के अकॉर्डिंग देखे तो कितना होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आउटस्टैंडिंग आता है, ठीक है। कौन सा आता है, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ देख लेते कहीं मेंशन है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन है 400 रुपये, इतना मेंशन है यहाँ पे 400 रुपये, तो 600 रुपये बन रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। 6% करना है, 10,000 का 6% होता है 600 रुपये, तो 400 तो अपन ने दे दिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 200। और यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन ये किसकी लोन है, तो भाई ये मन की लोन है, उसमें अपन ने पे कर दिए थे 400 रुपये, और प्लस हो जाएगा 200 रुपये आउटस्टैंडिंग का। 200 रुपये कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग का, टोटल आ गया 600 रुपये बाहर। चलो ये एंट्री भी हो गई खत्म। अब है कैरियज इनवर्ड। इनवर्ड जब आता है तो आता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 1300 रुपये लिख देंगे, तो ये लिख देंगे यहाँ पे कैरियज इनवर्ड 1300 रुपये। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एंट्री अपने पास है गुड स्टॉक। गुड स्टॉक भी अपना कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। 42,000 का गुड स्टॉक है, तो 42,000 का गुड स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, यहाँ मेंशन कर देंगे ओपनिंग स्टॉक 42,000। चलो ये भी होगा कंप्लीट। ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखा है, ट्रेडिंग एक्सपेंस में ट्रेडिंग पढ़ के ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिख देना, ये आएगा अपना पीएनएल अकाउंट में 1300 रुपये ट्रेडिंग एक्सपेंस है। क्या आएगा ये, ट्रेडिंग एक्सपेंस 1300 रुपये। चलो ये भी हुआ कंप्लीट। अब आपके पास है आउटस्टैंडिंग वेजेस और वेजेस, तो वेजेस आपका कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 750 रुपये, तो वेजेस लिख देते हैं पहले 750 का। और आउटस्टैंडिंग वेजेस वो अमाउंट कितना है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2600 रुपये 2600, तो वो अपने लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट के। फिर है कमीशन पेड इन एडवांस, जो भी कोई चीज़ अपन एडवांस में पे कर देते हैं तो अपना एसेट बन जाता है, तो 350 रुपये एसेट में लिख देंगे अपन कमीशन। यहाँ पे प्रीपेड कमीशन लिख दे तो भी चल सकता है, कमीशन पेड इन एडवांस लिखो तो भी चलेगा। प्रीपेड कमीशन अमाउंट भूल गए, अमाउंट कितना था 400 रुपये, नहीं 400 नहीं था 350, तो कमीशन पेड इन एडवांस कितना है अपने पास 350 रुपये। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट हो गया था अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, बैंक अकाउंट हुआ था, कैश अकाउंट बाकी है। बैंक ओडी हो गया था, कैश लिखना बाकी है 20,700, तो कैश लिख देंगे 20,700। चलो नेक्स्ट,
इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया था। इन्वेस्टमेंट है आपका कितना है, अपना 30,000 इन्वेस्टमेंट है इन 8% सिक्योरिटी। देखो 8% सिक्योरिटी मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, इसलिए लिखा हुआ है कि 8% सिक्योरिटी के साथ आपका कितना है, इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि जब परसेंटेज गिवन होता है ना तो आपको उसका परसेंटेज निकालना रहता है। तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले 30,000 लिख देते हैं अपने एसेट साइड। तो इन्वेस्टमेंट 8% ऐसा लिख देता हूं मैं यहाँ पे 30,000, और दूसरा 30,000 का 8% तो 8 से 24, तो 24 अपना इनकम होने वाला है। तो इनकम कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट सॉरी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट 8% उसका इंटरेस्ट जो आ जाएगा 2,400 रुपये। और ये 2,400 अपन कहाँ मेंशन करेंगे, 2,400 आए नहीं है ना अब तक, वो आएंगे। तो आएंगे मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% 2,400 रुपये। चलो ये कंप्लीट। ध्यान देना जब परसेंटेज गिवन होता है तो ये करना होता है। करंट अकाउंट आपके पास मेंशन है, एक का है डेबिट अकाउंट, डेबिट अमाउंट डेबिट है 8,000 मन का। तो यहाँ पे लिख देते बैलेंस BD 8,000, और यहाँ पे आ जाएगा बाई करके बैलेंस CD, इसका अमाउंट है मोहन का 12,000। सो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। चलो इतना हुआ कंप्लीट। सो अभी सब एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करके इसको देख लेते, टैली करते हैं क्या आंसर सही है या गलत। सो उसके लिए वी नीड कैलसी। चलो पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट अमाउंट जो है वो अपन टैली कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 14,000 प्लस 80,000, वैल्यू आई 2,14,000। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल में 2,14,000, और यहाँ पे भी लिख दूंगा। अब देखो जगह तो बच नहीं रही है, तो क्या करें अपन, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, और ये लिख देंगे 2,40,000 यहाँ पे। अब इसमें से माइनस करना है हमें, जो डेबिट अमाउंट है वो 42,000 माइनस 80,000 माइनस 2,000 माइनस 16,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750। तो वैल्यू आई 71,500। तो ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 71,500। इस 71,500 को अपन लेके जाएंगे P&L अकाउंट में। तो अपन P&L अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। नंबर 2 उसी के नीचे P&L अकाउंट, यहाँ पे अपन लिख देंगे बाय करके ग्रॉस प्रॉफिट 71,500, और यहाँ पे 2 लिख के अगर जो भी आपने अमाउंट लिखी है वो सब होगी। अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो ये प्लस 2,400, वैल्यू आई 73,900। कितनी आई, 73,900। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है सबको, तो एक्सटेंड कर लेते हैं पहले। चलो अब क्या करना है, सब अमाउंट्स माइनस करते हैं डेबिट साइड वाली। तो माइनस 1,300 माइनस 15,000 माइनस 7,000 माइनस 44,000 माइनस 300 माइनस 5,650 रुपीज़ माइनस 850 माइनस 600। वैल्यू आई माइनस में समथिंग, मतलब अपना अमाउंट किस साइड का, डेबिट साइड का ज़्यादा है। तो माइनस कितना आया था भूल गए, मैंने फटाफट से निकाल दिया, वरना डायरेक्ट अपन कर सकते थे। चलो कोई नहीं, वापस से कर लेते, थोड़ा दूर लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। 7,000 प्लस 44,000 प्लस 300 प्लस 5,650 प्लस 850 प्लस 6,000, वैल्यू आई 74,700। कितनी आई, 74,700। तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 74,700। इसमें से माइनस क्या करना था, तो भाई माइनस करना है 71,500 माइनस 2,400। तो 800 रुपये का अपना जो लॉस है वो लॉस इक्वल रेशियो में बियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1:1 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन था। तो यहाँ पे डिविजिबल लॉस लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है।
तो यहीं पे अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, दोनों 400 रुपये क्या करेंगे, लॉस बियर करेंगे और बाहर लिख देंगे 800 रुपये। ये कहाँ जाएगा, तो ये अपन करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। तो करंट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। अब लॉस है तो डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं डिविजिबल लॉस 400। चलो टैली करते हैं इसका भी अमाउंट। अब यहाँ पे 8000 प्लस 3000 प्लस 400, तो वैल्यू आई 11400। तो यहाँ पे भी आएगा 11400। और यहाँ पे अपन को बाय बैलेंस CD लिखना है, ये मन का लिख रहा हूँ मैं 11400, क्योंकि इसका क्रेडिट अमाउंट कुछ है ही नहीं। अब दूसरा वहाँ पे 12000 है, तो 12000 में से माइनस करेंगे 4500 और माइनस 400, तो आएगा 7100। वो आएगा इस साइड, किस साइड, तो डेबिट साइड आएगा बाय बैलेंस CD। और नीचे 12000 टोटल जो है वो। अब ध्यान देना, एक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो अभी जो जहां लिखा है उसी के नीचे बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा। जो अपने डेबिट में लिखा है तो लायबिलिटी में लिख देंगे, मतलब एसेट के ये कैपिटल के नीचे। और जो आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो कहाँ लिख देंगे, अपन एसेट में लिख देंगे। चलो यहाँ पे करंट अकाउंट लिख लेता हूँ मैं, लेकिन किसका करंट अकाउंट है ये है मोहन का। कितना है, 7100। और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको भी मुझे। चलो यहाँ पे करंट अकाउंट ये है मन का, जो कितना आया था 11400। चलो इतना क्लियर। अब हमें टैली करना है बैलेंस शीट को। एक बार देख लो, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ें कि ये जो अमाउंट है ये मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखी है। फिर ये जो अमाउंट है ये मैंने यहाँ लिखी है। ये ध्यान देना, बाकी आपको आगे वाली एंट्रीज को आपको पता चल गया है कौन सी एंट्री कहाँ लिखी है, उसको मैं हाईलाइट इस बार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना देख लो आप। अभी टैली करते हैं अपन बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ अपने पास था, प्लस 7100 प्लस 2600 प्लस 35000 प्लस 3300 प्लस 10000 प्लस 200। वैल्यू आई 5,58,250। 5,58,200, 250 नहीं, 5,58,200। अब माइनस करेंगे यहाँ पे जो उसका एसेट साइड की एंट्री है वो, माइनस 1,71,000 माइनस 2,25,000 माइनस 17,350 माइनस 350 माइनस 80,000 माइनस 20,700 माइनस 30,000 माइनस 2,400 एंड माइनस 11,400। जीरो आ गया, मतलब अपना बैलेंस शीट सही है, दोनों साइड सेम एंट्री आएगी। यहाँ पे आएगा 5,58,200। सो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 17, जिसका अपन ने बैलेंस शीट को टैली कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से आप देख लो, इसका कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और साथ साथ में इसके रिगार्डिंग छोटे मोटे शॉर्ट्स में अपडेट अपलोड करता रहता हूँ। सो आई वांट टू नो दैट कि वो भी आप देखते हो या नहीं, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ये मेहनत जो आपके लिए कर रहा हूँ, सो इस मेहनत के पीछे और भी मेहनत लगती है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड टाइम एंड हार्ड वर्क। So we just expect from you to like, share and subscribe to our channel. That's it. Next video में मिलते हैं with question number 18. Till then, आप अपने questions की practice करते रहो. Take care. Bye bye. Thank you.